हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लुसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास को, मध्यकालीन भारत के इतिहास को समाप्त कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इन सभी वीडियोस का लुसेंट जी के ऑब्जेक्टिव के नाम से। आप प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। आपको कोशिश करना है जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग्रेजी शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, सूची 1 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी विशेषता दी गई है। देखिएगा, वाणिज्यिक चरण जो कि 1757 से 1813 तक था, तो ये हो जाएगा एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। दूसरा जो है औद्योगिक चरण है 1813 से 1860, मुक्त व्यापार का काल। वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947, इसका हो जाएगा ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलासीक युद्ध के पश्चात। देखिए, पलासीक युद्ध के बारे में, बक्सर की युद्ध के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं अपनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में दहसाला व्यवस्था जो है यह मुगल काल में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। तो फ्रेंड्स, ये किसने बिछवाया था? ये बिछवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में आप याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी। तो पहली टेलीग्राफ लाइन जो है यह किसके बीच थी, बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, 1854 में इसी के समय नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। क्लियर है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के समय में 1853 में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा यानी कि इलेक्ट्रिक तार सेवा जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। तो सबसे ज्यादा लाभ जो है जमींदार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। एसएससी में यह प्रश्न आज भी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बंबई में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को आधुनिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कब? तो याद रखेंगे, यह जो है कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध जो है कॉर्नवालिस कोड और ये अस्थाई बंदोबस्त इसको जो है शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे,
कॉर्नवालिस कोड 1793 में, और ये जो अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति थी ये भी 1793 में। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या होता था, ये जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90%, अगर पूछा जाए तो 10/11 कंपनी को तथा 10% यानी कि 1/11 भाग जो है ये अपने पास रखना होता था। क्लियर है? चलिए, और अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है किसने बनाई थी? जॉन शोर ने बनाई थी। जॉन, यहाँ मैं लिखता हूँ, जॉन शोर ने बनाई थी, ध्यान रखेंगे इसको भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सभा का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? तो अभी मैंने बताया आपको 1793 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है लागू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और उस समय अगर पूछा जाए तो गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो महालवाड़ी प्रथा जो है यह 1822 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त को जो कहाँ कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। क्लियर है? तो यहाँ देख लीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतर तटकर, ठीक है, जो टैक्स लगते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो सबसे पहले कहवा बागान जो है ये वायनाड जनपद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वायनाड रोबास्टा कॉफी आपने सुना होगा, इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्य में हुई थी? देखिए प्रथम जनगणना पूछा गया है, ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में। कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जो पहली जनगणना है ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि नियमित जनगणना तो 1881 से करवाई गई, और उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन का काल था, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। उसके बाद देखिए भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्य में हुई थी? अभी मैंने बता दिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महालवाड़ी बंदोबस्त। ध्यान रखेंगे कौन सा? महालवाड़ी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुई थी? तो बंबई से किसके 1 मिनट 1853 में किन नगरों के बीच में हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंबई से थाने के बीच में। 24 नंबर देख लीजिएगा कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान यानी कि भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत कितना देना तय किया गया था? 90%, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 90% नहीं 89% है, इसके आसपास का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 10% अपने पास इनको रखना होता था। उसके बाद देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। तो फ्रेंड्स उनमें कौन कौन से शामिल थे? तो उनमें मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी,
कुर्ग असम पूर्वी बंगाल, तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी कि द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये किसको कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर की समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% जो है भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? तो ये व्यवस्था जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत में उपनिवेशी काल में विटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटली आयोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार फ्रेंड्स पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विटली आयोग का? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमिक की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। और 1929 में उस समय वायसराय कौन था? आपको पता होगा लॉर्ड इरविन था। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड इरविन था, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रथम प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन था? सीमित देयता का। ठीक है, तो ये 1881 में कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक था? अवध कमर्शियल बैंक, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड रिपन उस समय जो था वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और अभी मैंने आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया था। उसके बाद देखिएगा कि उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ध्यान रखेंगे 1883 में इल्बर्ट बिल पारित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और राइट आंसर आपको इसमें से बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, एक मिनट, हाँ अब देखिए पूरा दिख रहा है आपको। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो मिलान करना है, मिलान कीजिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा जागीरदारी प्रणाली, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, तो ये क्या हो जाता था? ये हो जाता था जमींदारी प्रणाली। उसके बाद देख लीजिएगा उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, तो ये रैयतवाड़ी प्रणाली। और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती महालवाड़ी प्रणाली। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यद्यपि भारत में व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा चाय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हो गया? तो ये हो गया 1833 का चार्टर एक्ट। इस प्रश्न को पहले भी हमने कवर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए और राइट आंसर इसमें से आपको चुन करके बताना है। तो राइट आंसर जो है चुनिए, पढ़िए तीनों को। तो ये भी सही दिया हुआ है कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार के ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महालवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी कि जागीर का एक भाग जो होता था उसका अनुसार निश्चित किया गया, इसीलिए इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ये भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38 का।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसके समय, तो राइट आंसर बता दीजिए मिलान करके। तो ये हो जाएगा कर्नवालिस, रेतवाड़ी, थॉमस मुनरो आपको पता होगा, और महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो संबंधित नाम है ये भी दिया गया। जॉन शोर ने ये अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी। महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स उनमें शामिल कौन कौन से हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5, यानी कि सभी के सभी जो दिए गए हैं शामिल हैं। उसके बाद देखिए बंगाल जो टेनेंसी एक्ट था, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ये कब जो है लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1885 में। ध्यान रखेंगे, टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू किया गया था। और उस समय कौन था फ्रेंड्स, बताइए उस समय कौन था। टेनेंसी एक्ट जब लागू किया गया था वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886 में, 1886 में ध्यान रखेंगे। उसके बाद दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर के उठे फ्रांच आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। फ्रेंड्स इसके अगला जो हमारा चैप्टर होगा भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन होगा। उसके बाद हम लोग किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष है 1857 से लेकर के आज़ादी तक, उनको हम कवर कर लेंगे। तो 3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, हमारा अब पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब हम लोग भारतीय संविधान में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए तो राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किसको कहा जाता है, वुड डिस्पैच को, वुड के घोषणा पत्र को 1854 में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बता दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा वुड डिस्पैच के बारे में पहले आप जान लीजिए। देखिए वुड डिस्पैच जो है अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ लिखा भी होगा कि यह शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी के समय में 1854 में जो है लागू किया गया था। इसका अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूरल स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 में जो तीनों प्रेसिडेंसी था, कोलकाता, मद्रास और बम्बई, उसमें एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए डलहौजी के समय पारित हुआ था वुड डिस्पैच, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 44 का बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 45 देखिए, शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। तो देखिए हार्टोग समिति 1929, लिंडसे आयोग 1929 और सार्जेंट आयोग 1944। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 4। देखिए सप्रू समिति 1934 में जो बनाई गई थी, तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। और देखिए फ्रेंड्स यह जो समिति थी बेरोजगारी की समस्या जो थी उसकी समीक्षा हेतु बनाई गई थी। यहाँ आपसे शिक्षा पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर 1 2 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। उसके बाद देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, कि स्थापना किसने की थी। राइट आंसर बता दीजिए, तो इसका डेविड हेयर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दस्तकारी उद्योग का पतन के कारण क्या थे, तो सभी कारण थे इसके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अनौद्योगिकीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राक औद्योगिकीकरण यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1800 से 1850। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई, तो ये कब आरंभ हुई 1850 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की, इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। यह जो स्टेटमेंट है यह है विलियम बेंटिक की। और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर, यहाँ श्रीरामपुर भी जिसको कहा जाता था, को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रयी, ठीक है, श्रीरामपुर त्रयी के नाम से जाना गया। यह श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह स्थित है बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में रेलवे निर्माण के कारण क्या थे? तो फ्रेंड्स इसके कारण जो थे क्या है, वीडियो को पॉज करिए, सभी ऑप्शंस को पढ़िए। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा दी? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो फ्रेंड्स ये जो है 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल में, ठीक है, रिसरा बंगाल में। उसके बाद देखिए पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे कि उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये कहा है बुकानन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आरसी दत्त का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ करके गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जॉन सुलिवान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो ये किया गया कराची अधिवेशन 1931। जरा आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कराची अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। उसके बाद देखिए 63 नंबर है, मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। देखिए राइट आंसर जो है, एक तरफ जो है अकाल से संबंधित आयोग है और दूसरी तरफ उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये दिया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 63 का क्या होगा? स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लिटन के समय में। उसके बाद अगर बात करें लियाल आयोग, ये हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन के समय में। मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के समय में। और वुडहेड आयोग लॉर्ड बेबल के समय में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषण अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये बंगाल में पड़ा था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पड़ा था? बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1942-43 में उस समय कौन वायसराय था, तो वो था लॉर्ड लिनलिथिगो, ठीक है। इसी के समय था में बंगाल में भयानक अकाल 1943 में पड़ा था, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 5 जूट, लोहा इस्पात उद्योग, कोयला और सूती कपड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू थे। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु तो भारत सरकार ने अकाल संहिता फैमिन कोड कब प्रचारित किया? तो ये कब किया था? ये किया था 1883 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1883 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो रेलवे बजट 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो ये मिली थी 1833 में। उसके बाद देखिए द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 1913 में। उसके बाद देखिए अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करदे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है?
तो फ्रेंड्स यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धन के निकास की। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। यह कथन किसका है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू की। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? दादा भाई नौरोजी, आपको पता है। उसके बाद देखिए भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, सभी जो हैं ये शामिल हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1916 ईस्वी में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1907 में। अगला क्वेश्चन है 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका अध्यक्ष थे विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदवाली का उपयोग किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको याद होगा, तो यहाँ अन ब्रिटिश से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। इसका आंसर भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में। उसके बाद देखिए आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 1813 में 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो ये था फ्री ट्रेड पॉलिसी, यानी कि मुक्त बाजार नीति। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देख लीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति, जो उनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? चारों कथन को पढ़िए और राइट आंसर आपको बताना है। बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां या निधि होम चार्जेज की संगठन थी? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका जो है ये सारा जो है 1 2 3 आप इसको पढ़िए और करेक्ट आंसर इसका बताइए। तो करेक्ट आंसर जो है इसका तीनों हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ये कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर आपको बताना है इनमें से चुन करके। तो करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए तीनों के तीनों जो है ये सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन में से जो है सही आंसर चुन करके बताना है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी कि बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो केवल एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? तो फ्रेंड्स ये खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 90 क्वेश्चन थे, इनको हमने कवर कर लिया फ्रेंड्स। कल हम लोगों का होगा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ब्रह्म समाज, जो भी जितने भी सोसाइटी थे, आर्य समाज, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।